एट डेफिनेट टेम्परेचर होता है, जैसे एक सिंपल लेयर आया, जैसे मान लो उससे ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे, जस्ट वो पड़ा हो, है ना, जो लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देगा, गैस में। जैसे क्रिटिकल एंगल पढ़ा होगा तुमने, अभी तुम पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में, सिंपल। तो सर ये वो टेम्परेचर नहीं होता जिसपे सर उससे ज्यादा मतलब उस पे गैस और ज्यादा लिक्विफाई नहीं हो पाएगी? नहीं वो नहीं है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है। हेलो कुणाल आ गए? कितने लोग आ गए हमारे साथ अभी? सर 20। सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना अपने को? सर लाइन से ही कर लेते हैं ना कंप्लीट। ठीक है लाइन से कर लो। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इसमें डेट बताओ आज कितनी है? सर 10 तारीख। और बताओ। अच्छा होमवर्क तुम लोगों ने किस किस ने क्वेश्चन किए थे? मैंने जीओसी क्वेश्चंस दिए थे बहुत सारे बच्चों को। शामिल कहाँ दिए थे सर? पिछले टर्म पे नहीं दिए थे मैंने? ध्यान दिया था ना पिछले टर्म पे। सर जीओसी मैंने एमएस वन से कर रखा है सर। शामिल नहीं आया? सर जीओसी मैंने एमएस वन से कर रखा कल ही। अच्छा कर रखा है। तो सर जीओसी एल्केन एल्कीन सब हो गया। अच्छा सही है। और बताओ। सो मेरा तो अभी केमिकल काइनेटिक्स ही नहीं हुआ, तो वो पहले पूरा देखो किया। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ अपन लाइन वाइज तो चल ही रहे हैं सब, हम तो कर ही लेंगे सिलेबस। और सरफेस तुम्हें थोड़ा किस तरीके से सरफेस एनसीईआरटी पढ़ लेना। मैं टर्म्स तो सारे पढ़ा ही दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा कैसा चैप्टर है बोलो, टेट्राफिकेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज समझने वाली वो समझा ही रहे हैं, ठीक है। और बाकी की कैसी टेट्राफिकेशन वाली है तो याद तुम्हें रखना पड़ेगा। जैसे तुमने 10th में पढ़ा है टिंडल इफेक्ट, पढ़ा है बोलो, टिंडल इफेक्ट, यस कोलोइडल सर। सॉल्यूशन वगैरह ये सब है। चलो मैं लेकिन पढ़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा तो बता दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो इतना तुम लोग पढ़ लोगे ना, बता देना दिक्कत आ जाए। तो हम इससे पहले थे सरफेस केमिस्ट्री कैसा था, सरफेस फेनोमेना था। एक दो क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छे से। अरे याद है आपको? सर टेम्परेचर और प्रेशर उसमें पढ़ना था हमें। हाँ वो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमें पता है एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तुमने पता है कैसे बताते थे एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट? बताओ। सिंपल, जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, उतना ही ज्यादा क्या होता था बोलो, बॉइलिंग पॉइंट होता था। बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने वहां पे एक बात और बताई थी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यदि स्ट्रेट लाइन चेन होगी, क्या होगी? स्ट्रेट चेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हमेशा किससे? ब्रांच वाले से। ब्रांच। ठीक है। अच्छा ये हमने स्ट्रेट चेन बोला, ब्रांच चेन बोला, ध्यान सुनना। यहाँ पे ये वांडावाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमने फिर वहां पे एक चीज और देखी थी कैलकुलेट करने के लिए, यदि याद हो जितना ज्यादा मोलर मास होता था बोलो, उतनी ज्यादा क्या होता था? उसका बॉइलिंग पॉइंट होता था। जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये लिख के दे दिया, इसमें पूछा गया ये पहला दे दिया ये दूसरा दे दिया, इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा गया। अच्छा हम सिंपल ऐसे ही तो देख, सरफेस एरिया से तो देख रहे हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं बोलो? यस सर। यस सर। बोल सकते हैं ना। आपने सिंपल देखा है, यदि इस तरह एक रॉड है, रॉड के ऊपर रॉड रख दिया है तो क्या होगा बोलो? इनफाइनाइट टचिंग पॉइंट होंगे। जब इनफाइनाइट टचिंग पॉइंट होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। और सर्कुलर जितना सर्कल होगा बोलो, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने होंगे? लिमिटेड। नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट सर्कल में वन ही तो होगा, 1 होगा सर। है ना। तो वन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है।
सरफेस। अच्छा, अब जैसे 1 और 2 दे दिया यहाँ पे, बताओ इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सर 1 का। फर्स्ट का ज्यादा होगा 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप बताओ। सर सेकंड वाले का हाईएस्ट होगा। यस सर, 2 1 3 4। वेरी गुड, ये क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि मोलर मास किसका ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने 5 कार्बन है, तो 6 वाले का तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरा सबसे ज्यादा होगा, उससे कम, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इतना पहले क्लियर? मोलर मास देखेंगे, उसके बाद स्ट्रेट चेंज देखेंगे। हाँ, पहले मोलर मास देखेंगे, फिर स्ट्रेट चेन देखेंगे। सर स्ट्रेट चेन तो दोनों में बराबर हैं, तो फिर मोलर हाँ। मास देखना पड़ेगा। स्ट्रेट चेन कहाँ बराबर है? 1 2 3, ये ब्रांचिंग नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी Yes, मोलर sir. मास इसका ज्यादा है ना? तो सर डोमिनेंट कौन सा होगा यहाँ? मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक क्वेश्चन और करो, कल एडवांस वालों बच्चों की सुन लो सभी लोग, क्लास एक्स्ट्रा है केमिस्ट्री, 4 बजे होगी शायद समझिए। सर ये सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। हाँ, बताओ इसमें। सर ये पहला और सेकंड सेम है। फर्स्ट और सेकंड सेम कर दिए हैं। 2 1 3। सर सेकंड फर्स्ट थर्ड। 2 1 3। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो ये हो जाएगा सिंपल आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, ये सब आप निकाल लोगे, आपको मैंने पहले भी सिखाया है, सिंपल ये सरफेस फेनोमेनन ये भी है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कल पिछले टर्म पे आपको बताया था एडजॉर्प्शन, बताया था एडजॉर्प्शन क्या था? सिंपल बताओ, किसे बोलते थे हम एडजॉर्प्शन? एनीबॉडी? सर टेंडेंसी टू रिटेन मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। अट्रैक्ट एंड रिटेन। हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या देखा था इसमें, और कोई बताए? कैटलिस्ट का हमने फैक्ट ऑफ क्या देखे थे? बोलो, फैक्टर ऑफ एक्टिंग एडजॉर्प्शन देखे थे, है ना? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। आज हम देखेंगे थर्मोडायनामिक ऑफ एडजॉर्प्शन। अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात बताना मुझे, एडजॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। है ना? एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी आप लोगों को पता है कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तब डेल्टा जी कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना? अच्छा, अब बताना, यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यदि जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, अच्छा ये मान लो मैं यहाँ पे बोलूं, यदि एडजॉर्प्शन बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन होता जा रहा है, तो क्या एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, वेरी गुड। एंट्रोपी क्या होती है बताओ? एंट्रोपी मेजर ऑफ रैंडमनेस। हाँ, एंट्रोपी होती है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस बोले तो यानी इर्रेगुलरिटी, मतलब जितनी ज्यादा इर्रेगुलरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी एंट्रोपी होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जब हम सिंपल इसे मान लो, इस सरफेस पे ये थे, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स पड़े थे यहाँ पे, अब ये क्या होगा? अभी सिस्टमैटिकली आएंगे और आपको पता है कैसे लगते चले जाएंगे, बताओ सिस्टमैटिकली। अच्छा, सरफेस एरिया जैसे 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 फर्स्ट मॉलिक्यूल आएगा सरफेस पे, तो उसके लिए चॉइसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ चॉइसेस इनफाइनाइट। दूसरे के लिए क्या हो सबसे जाएगा? ज्यादा
कम होती जाएंगी, फिर तीसरे की Reduce फिर होना कम start होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल, ये क्यों हो रहा है देखो, लिख सकते हैं ड्यू टू एडजॉर्प्शन एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अच्छा ये बताओ एंट्रोपी डिक्रीजेस है, तो एंट्रोपी डिक्रीज गई तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, negative. नेगेटिव। ठीक है, अच्छा तो अब आपको पता है एक बात, जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, ये पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा। अच्छा एक बात आना, जो डेल्टा एच है सिंपल सी, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, गुस्सा तो नहीं करोगे, बताओ। नो सर। ठीक है, अच्छा बच्चा, अच्छा ये मान लो नेगेटिव है, ध्यान समझना, ये भी आपका नेगेटिव है ना, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या आएगी बताओ, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक, Exothermic. एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताओ ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई यहाँ। यस सर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, लंबी लंबी कैरियर की सांसें लेते जाना, जो ये चैप्टर थोड़ा आपके रिलेटेड भी और याद रखने वाला चैप्टर है। ठीक है, कुछ जो टर्म समझने वाले वो तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे डेल्टा एस हम सराउंडिंग का देख रहे हैं सिस्टम का, या दोनों का मिक्स करके? कैसे, डेल्टा एस तो हम सिंपल सिस्टम का देख रहे हैं ना, ओके हमें सराउंडिंग से क्या मतलब, सराउंडिंग का लेते तब तो, सराउंडिंग का लेते तब तो फिर डेल्टा एस हम ले ही नहीं सकते थे ना। आकाश तुम आज, आकाश एक बात तुमसे बोलना चाहता, ये हेलो हेलो, यस सर। आकाश तुम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कौन सी बुक लगा रहे हो, A to Z फॉर नीट। और नीट, लेकिन तुम्हारे डाउट्स किस तरीके से आ रहे हैं, डाउट बड़े आसान आसान से नहीं आ रहे, तुम्हें नहीं लगता? सर उन क्वेश्चंस के या तो आंसर गलत होते होंगे। हाँ वो टेस्ट के क्वेश्चंस थे, उसमें ये डाउट था, उसमें ये तो- ग्राफ वाला था, उसमें हाँ, सी उसमें- ऑप्शन भी होना चाहिए था। सही। उसमें उसमें आंसर गलत दिए गए हैं। ठीक है, अब तो देखो हमारे टेस्ट में भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था, उसमें सही आंसर लगाने में भी गलत दिखा रहा है उसको। Yes, sir. चलो मैं चेक कर लूंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, हाँ सर हमारे में तो 2 थे ऐसे। ठीक है, बता भेज देना मुझे क्वेश्चन जो भी है। फिजिकल एमसीक्यू के उसमें कोडिंग गलत है शायद, वो उसको सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता आज तक सही से देख हर बार। लूंगा मैं, देख लूंगा मैं उसको। ठीक है सर कैटलिस्ट वाला भी था, उसमें लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला ऑप्शन दे रखा था, जबकि दोनों होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के होते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। मुझे भेज दिया करो यदि कोई दिक्कत लगती है तो भेज दिया करो, है ना, एडजॉर्प्शन। तो देखना यहाँ पे सिंपल सी बात, इसको हम फिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजॉर्प्शन। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सिंपल केमिजॉर्प्शन। अब देखना यहाँ पे ध्यान से समझना, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अपन फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं। किसे बोलते हैं, देखो सिंपल उसे बोलते हैं जहां यहाँ पे क्या होते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में, जो इसमें जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पीक होते हैं। मतलब सिंपल यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स। ठीक है, मतलब जैसे मान लो इस तरीके समझो, जो सरफेस के बीच में और इसके बीच में कौन सा फोर्स आ रहा है, बोलो बहुत ही
वीक फोर्स। वीक फोर्स। ठीक है। अच्छा, जब वीक फोर्स है, एक बात आना, तो एनर्जी कैसी रिलीज होगी, कम या ज्यादा? कम। लेस एनर्जी रिलीज। Yes. सही है, एनर्जी इज रिलीज। अच्छा, अब एक बात आना, अब यहाँ पे जो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन आती है वो भी कैसी होगी बोलो? बहुत ही लो। नेगेटिव। नेगेटिव तो होगी एक्चुअली, लेकिन कैसी होगी? बहुत ही लो होगी। एंथैल्पी ऑफ सिंपल 20 जूल से लेके 40 जूल के बीच में आती है, किलो जूल पर मोल के बीच में आती है। सिंपल एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ मतलब एब्जॉर्प्शन एनर्जी क्या होती है बोलो? रिलीज होती है। कितनी होती है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। तीसरा पॉइंट, ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब समझ रहे हो? कैसे होंगे बोलो? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द बोलो हाँ, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो, अब हम एक बात करते हैं सिंपल यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे डिसऑप्शन की, एक नया टर्म आ रहा है डिसऑप्शन। किसे बोलते हैं डिसऑप्शन? कोई बच्चा बता सकता है? सर इसका अपोजिट होता है। अपोजिट, वेरी गुड। मतलब सिंपल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस, उसी को क्या बोलेंगे बोलो? डिसऑप्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डिसऑप्शन होगा इज इजी, मतलब सिंपल मैं बोल सकता हूं यहाँ पे रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सरफेस। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम ऐसे बात करते हैं, रिमूवल मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये सरफेस पे आया पार्टिकल, ठीक है, ये सरफेस से चला गया, मतलब रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट, समझना यहाँ पे। अच्छा, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक से मतलब क्या समझते हो तुम? बोलो, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक से मतलब क्या समझते हो बताओ? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। इट इज नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक साइड पे नहीं होता होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, यहाँ पे हर एक गैस, ईच गैस, इस तरीके से बोल सकते हैं, ईच गैस विल एब्जॉर्ब इन वेरिंग अमाउंट। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, सिंपल डिफरेंट, हर एक गैस एब्जॉर्ब हुई लेकिन डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसा होता है? डिफरेंट अमाउंट में होगी, डिफरेंट, क्योंकि बेटा सिंपल भी आप देखो मैं, ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। यदि आप देखोगे डिफरेंट अमाउंट में, कोई भरोसा थोड़ी ना कौन सी गैस कितनी आ रही है, जिसको जितना सरफेस मिलेगा उतने पे आता चला जाएगा। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि इक्वल अमाउंट में ही आएगा सरफेस पे। बोलो। यस सर। इतना यस सर। अब देखो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, इट इज और नॉन स्पेसिफिक बराबर। इस नॉन स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है, जैसे मान लो आपने सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, वो कैसी है? डिफरेंट अमाउंट में होगी। कोई और गैस आ जाएगी, फिर कोई और गैस आ जाएगी, क्योंकि क्या सिंपल सी बात है, एक टाइम बाद तो एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। यस सर, हो जाएगा। तो यदि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो जाना चाहिए। यस सर, हो जाएगा खत्म, है ना? अब देखो
नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मतलब समझो यहाँ पे सिंपल, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये एक लेयर बन गई, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर फिर से लेयर बनती चली जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बोलो? मल्टी लेयर। तो यहाँ पे सिंपल मल्टी मॉलिक्यूलर इस तरीके से लिख सकते हैं। लार्जर या मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर लिखो यहाँ पे, लेयर इज फॉर्म। ठीक है, सिंपल सी बात। यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट? देखो जो फिजियोप्शन में यदि हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो ग्राफ आता है ऑफ गैस स्टेट प्रेशर ऑन गैस, तो वो सिंपल किस किस के बीच में खींचोगे ग्राफ? एक्स वाई एम किसे बोलते हैं बताओ, जल्दी बोलो। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन और टी प्रेशर। इसमें जब जो ग्राफ खींचते हैं वो सिंपल इस तरीके से ग्राफ आता है। ठीक है, अभी हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो लोग आए थे। कौन कौन? एक ने एक्सप्लेन किया था लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे एक्सप्लेन किया गया, इसको फ्रिंडलिश आइसोथर्म बोलते हैं। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। जब हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे इस तरीके से कर्व बन रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, अलग अलग टर्म्स आते हैं। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? फ्रिंडलिश आइसोथर्म ने एक्सप्लेन किया था एच कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे इसी ग्राफ के बारे में। अब देखो नेक्स्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात है, ये बताओ टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा? एक्स बाई एम वर्सेस टी में ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा बोलो? यदि आप सिंपल सा बताओ, टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करता है। ठीक है, यहां तक बताओ। सर ये दोनों ग्राफ फिजिकल एडजॉर्प्शन से है ना? हाँ, एडजॉर्प्शन की है। ओके, याद रखना, डिक्रीज तो कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है एक्स बाई एम वर्सेस टी ग्राफ। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है डिक्रीज कैसे हो रहा है? एनीबॉडी? यस सर। बोलो। जो हमारे पास डेफिनेशन है, जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, जो डेल्टा एस होता है वो भी नेगेटिव होता है। वेरी गुड। तो जो डेल्टा जी होता है, अगर हम उसे देखें तो जो टी है, अगर हम टी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। उस हिसाब से एक्सटेंट कम हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे ग्राफ कैसा आ रहा है बोलो? डिक्रीजिंग ग्राफ। सर ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैन डेर वाल्स बॉन्ड टूटने लगेगा और इसकी वजह से अब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। वेरी गुड, ये भी बात सही है, वैसे भी बोल सकते हो। सही है। आकाश चला गया? अच्छा, कुणाल? यस सर। अरे बोलते रहो तुम लोग यार, शांत मत हुआ करो। एक तो क्या है ना, यस सर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्वेशन थी डेल टी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब एब्जॉर्प्शन है वो एक क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो एच यहाँ पे नेगेटिव है और डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव है, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है। वेरी गुड। तो माइनस एक टर्म हमारे पास नेगेटिव है और एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके जो टी डेल्टा एस वाला टर्म है वो पॉजिटिवली बढ़ता रहेगा और एच से कम होता रहेगा। तो जो डेल जी होगा वो एक समय पे जीरो आ जाएगा, और जब जीरो आ जाएगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए वो जीरो को टेंड करेगा। जीरो तो नहीं करेगा बेटा ये। नहीं, डेल जी जीरो हो जाएगा ना उस केस में। हाँ, डेल जी टेम्परेचर जीरो तो नहीं करेगा ना, इनफाइनाइट पे होगा, इन्फिनिटी पे जाके। यस सर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेल जी जीरो को टेंड करेगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान सुनना यहाँ पे।
जो अब केमिकल ये किसने मोबाइल का माइक खोल रखा है, केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बोलो। केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब आपको देखना है जो केमिकल बॉन्ड होते हैं कैसे होते हैं, बोलो। स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ये केमिकल बॉन्ड क्या है, ये सिंपल रिश्तेदार है, बोलो। आयनिक बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, और बोलो आयनिक बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, याद है सब किसी को? यस सर। है ना, तो सिंपल रिश्तेदारी है, जिससे जिस तरीके से बन रहा है, जो हमारे मामा, ये हमारे फूफा, जितनी क्लोज रिश्तेदारी उतनी ज्यादा सिंपल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो सिंपल 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ये आपने सिंपल सा, मैं सिंपल रिवाइज करा रहा हूँ, चलो रिवाइज करा दूं कि सबको आता है? पता है सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जब केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बताओ एनर्जी क्या है, कम रिलीज होगी या ज्यादा, बोलो। ज्यादा। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड एंथैल्पी है ना, क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इज हायर। इसमें समथिंग होता है अप्रोक्सीमेट, जो एनर्जी रिलीज होती है वो 80 to 240 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट, ये कैसा होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, इरिवर्सिबल। बता सकता है क्यों होगा? देखो सिंपल सी बात है, जो एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो आसानी से फिर वो ब्रेक नहीं होगा। आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में और सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। अच्छा, और ये कैसा बनाता है, वो मल्टी मॉलिक्यूलर होता था, ये कैसा होता है, मोनोमॉलिक्यूलर। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म, ऐसे समझ सकते हो। इस तरीके से एक लेयर फॉर्म कर ले, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर होगी ये। क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर। अब हम देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ध्यान समझना। क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ बना दिया है। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है थोड़ा सा इस तरीके से आता है। ठीक है, और इस ग्राफ देखते हैं, जो आपका सिंपल किसका ग्राफ है, बोलो। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में केमिकल एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे, यदि मैं बात करूं इनिशियली क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, और आगे चल के क्या हो जाएगा, बोलो, कांस्टेंट हो जाएगा। इनिशियली जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, बोलो, इंक्रीज कर रहा है ना, है ना। फिर आगे चल के क्या हो जाएगा, देन इट बिकम्स कांस्टेंट। इस तरीके से ग्राफ आता है, देखना यहाँ पे, बिकम्स कांस्टेंट। तो सिंपल XYM वर्सेस P ग्राफ आता है, इस तरीके से आता है, और आगे चल के कांस्टेंट टाइप से। ठीक है, इस तरीके से। सर उसमें भी तो यही था। नहीं, वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, वो होता चला जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा।
तभी तो मैं बोल रहा यहाँ पे ग्राफ कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर फिर उसमें एडजॉर्प्शन कभी रुकेगा नहीं? एडजॉर्प्शन होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन एक टाइम में रुकेगा, वो भी रुक जाएगा। तो एक के ऊपर एक हो रहा है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर है यहाँ पे। मल्टी मॉलिक्यूलर है इसलिए। सर लेकिन कहीं पे इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना वैन डेर वाल्स? इफेक्ट कम होगा, वो बात मानता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो देखो, अच्छा बताओ, इनिशियली क्या अपने आप बॉन्ड बन गया होगा केमिकल बॉन्ड? कुछ ना कुछ उसको क्या नीड हुई होगी, हीट की जरूरत पड़ी हो। बोलो, उस हीट को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी गुड, है ना। तो इनिशियली some heat is required to initiate रिएक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं बोलो, या हम ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम एनर्जी टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। यदि आपने याद हो तो ये ग्राफ आता है XYM वर्सेस T में, इस तरीके से। अच्छा एक बात और, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है? बोलो सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। अच्छा, जब एनर्जी बढ़ रही है तो रिएक्शन एक्सटेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। XYM वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब देखो, अब क्या होगा, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिर क्या हो जाएगा बताओ? यदि मैं हीट अप करूंगा सरफेस को तो क्या होने लगेगा बोलो? बॉन्ड क्या होने लगेंगे बोलो? ब्रेक होने लगेंगे बोलो? यस सर। इस बात को समझ लो ना, सिंपल सी बात है। यदि मैं यहाँ पे सब्सटेंस ले लूं, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, सिंपल मैंने एक बर्नर ले लिया, अब क्या होगा, ये केमिकल बॉन्ड क्या होने लगेगा? ब्रेक होने लगेगा। बोलो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो हीट अप करोगे तो सरफेस क्या होने लगेगा बोलो? सरफेस पे हीट होगा, ब्रेक होने लगेगा। ये चीज ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, हाँ सर ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन किस में होगा और ये केमिकल एड्सॉर्प्शन किस में होगा? वही तो मैं अभी बता रहा था, इतनी देर से क्या बता रहा था सर? एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मतलब मैं। कैसे एग्जांपल? तुम बताओ एक तो एग्जांपल बोलो, सोचो। सर आपस में चेंज भी हो सकते हैं, फिजिकल से केमिकल में जा सकता है। हाँ जा, लेकिन वो कौन सी कंडीशन होगी? इतनी आसानी थोड़ी ना जाएंगे। हाइड्रोजन प्लेटिनम के बोलो। कोई बताओ इसके एग्जांपल कुछ। सो वही हाइड्रोजन एडजॉर्प्शन के एडजॉर्प्शन के बताओ। सर जो रिडक्शन के लिए हम H2PT H2PD ये सब यूज करते हैं। ठीक है, और सर वो अच्छा यदि फिजियोप्शन में बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी या ज्यादा होगी? बोलो। सर ज्यादा फिजियोप्शन में। सर इसमें तो वंडर वॉल फोर्सेस हो रहे हैं ना। एक्टिवेशन एनर्जी बताओ ना, कम ही लगेगी ना? कम होनी चाहिए। कम होगी ना? बोलो। केमिकल में क्या होगी, एक्टिवेशन में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एनर्जी क्या ज्यादा देनी पड़ेगी, वहां पे तो थोड़ी सी एनर्जी देनी है। और पहली बात तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं। बताओ कृष्णा। सर वो ग्लास ऑफ वाटर पे जो आ जाता है
हाँ ठीक है। 100 सर वो फिजिकल का हो गया। हाँ और केमिकल सर का? एक्टिवेटेड चारकोल पे मिथाइलिन ब्लू का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चारकोल डाइस। वेरी गुड, ये हो जाए। सिंपल सा यार। आप मतलब जहां केमिकल बॉन्ड बनेगा सरफेस और उसके बीच में, वहीं क्या हो जाएगा बोलो? जैसे आप गेट पे बार्निश लगाते हो। सर केमिकल वाले का वो कोरोजन हो सकता है? कोरोजन नहीं, अभी क्या था तुम पहले कोरोजन तो ईट ना होता है बेटा, कोरोजन कोई वो थोड़ी ना है। बोलो आप केमिकल ऐसे समझ सकते हो, आप गेट पे बार्निश लगाते हो, बार्निश बोलो, गेट पर आप पेंट करते हो ना, तो वो कौन सा है, किस बॉन्ड से जुड़ा है? केमिकल ही तो है, बोलो। क्या सर? जब आप गेट पे पेंट करते हो वो कौन सा एब्जॉर्प्शन है? केमिकल। केमिकल ही हो, है ना? क्या हो रहा है वहां पे बताओ? सिंपल सा बॉन्ड ही तो बनना है, क्या बनना है? केमिकल बॉन्ड ही तो बनना है, बोलो। सिंपल क्या बनना है? केमिकल बॉन्ड ही तो बनना है। तो समझते जाओ यहाँ पे अच्छे से। अब जो मैं पॉइंट, हाँ अब जो मैं पॉइंट बढ़ाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के हिसाब से। अभी तक तो इंपॉर्टेंट था ही, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, ग्राफ से पूछ लिया जाता है या आपके कहीं ना कहीं से पूछा जाएगा। तो देखो पहला था जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं क्वेश्चन एडजॉर्प्शन के बारे में। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। आइसो मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? सेम। सेम। तो आइसोथर्म बोल रहा है, मतलब थर्म मतलब हीट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं आइसोथर्म ये कब होगा, जब होगा टेम्परेचर क्या हो जाए यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आए जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो फिंडलिच आइसोथर्म। आपको ये होमवर्क है, मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये बताना है फिंडलिच आइसोथर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए या केमिजॉर्प्शन के लिए, ये आपको होमवर्क है। ठीक है। अब आप समझना, यहाँ पे सिंपल इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया एक्स वाई एम वर्सेस पी। ठीक है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए समझना यहाँ पे क्या बोला इन्होंने क्या रखा, इसको एक्सप्लेन करना था तो इन्होंने बोला एक्स वाई एम। एक्स वाई एम किसे बोलते हैं बताओ? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n। ध्यान समझना, n यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो सिंपल आता है आपका k p की पावर 1/n। ठीक है। अच्छा अब एक बात आना, ये देखो थोड़े मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझ सकते हैं आसानी से। यदि मैं एक बात बोलूं 1/n टेंडिंग टू 0 तो x y m कहां जाएगा बताओ? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, बोलो आया ना? यस। अच्छा मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, बोलो? प्रेशर पे। प्रेशर ओवर प्रेशर। सर हाँ बोलो बेटा। सर एन क्या है यहाँ पे? n क्या है? n सिंपल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स आप ले, n इज ग्रेटर देन 1 है, लेयर्स, इस तरीके से आप समझ सकते हो सिंपल। लेयर्स। हाँ इस तरीके से आप समझ सकते हो, ओके। या मोल से आप समझ सकते हो, है ना? ओके। अच्छा यहाँ तक क्लियर? और सर ये k कौन सा कांस्टेंट है? फिनलिच कांस्टेंट ही बोल देते इसको सिंपल, है ना? ओके सर। सर फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए यूज करा जाता है ये। किसको? ये? यस। अच्छा और सर वो तो आप ही ने बता दिया था पहले। सर अगर एन लेयर से तो फिजिकल के लिए होगा।
एन किसके, बोलो यहाँ पे क्लियर हो गया? यस सर। यस एक बार एन देख लो थोड़ा। वही है, सही है सर n1 से ज्यादा है इसीलिए एन यहाँ पे सिंपल लिख लेना, इसकी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। जो एन है वो भी एक कांस्टेंट है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट किसे बोलते हैं बताओ? इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है। बोलो सर जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है। हाँ, समझना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी बेटा एन आप कांस्टेंट मान के चलना, सिंपल। वैसे यदि आप देखोगे भी तो मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट। आप अभी आप यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट मान के चलो, ठीक है, ओके। अब देखो, यस सर। अब ध्यान समझना यहाँ पे। अब 1/n टेंडिंग टू 0 x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। अच्छा, यदि मान लो n टेंडिंग टू 1 होगा, तब बताओ 1/n क्या होगा? 1 हो जाएगा। बोलो, टेंडिंग टू 1 मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1। अच्छा, ये किसके लिए होगा? लो प्रेशर या हाई प्रेशर? ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंडीशन आती है, ये आती है आपकी हाई प्रेशर, और ये होगी आपकी कंडीशन किसकी? बोलो, लो प्रेशर की। अच्छा, अब देखो, हाई प्रेशर की बात कर ली, लो प्रेशर की बात कर ली, मतलब वहां पे सिंपल 1/n टेंडिंग टू 0, तो p की पावर 0, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर, वो इंडिपेंडेंट ही है, सिंपल सा। अब मॉडरेट प्रेशर के लिए क्या होगा, ध्यान समझना। जो मॉडरेट प्रेशर होता है सर, ये लो प्रेशर पे तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट होगा ना? हाँ, डिपेंडेंट होगा। जो मॉडरेट प्रेशर की बात कर रहे हैं, पूछ लिया जाता है आपसे, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इसलिए मैं इसको ध्यान से सबके लिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे, अब आप करोगे x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। अब यहां भी हम ले लेते n इज ग्रेटर देन 1। मॉडरेट मतलब समझ रहे हो, लो और हाई के बीच में। अब देखो x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k p की पावर 1/n। हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ p की पावर 1/n। बोलो, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, इसको यदि और अपने को लिखना है तो लॉग ऑफ k प्लस 1/n p की लॉग p। अब ग्राफ कैसा आएगा बताओ, लॉग इसमें ग्राफ खींचना, लॉग x/m वर्सेस लॉग p में क्या आएगा ग्राफ बताओ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो कितना इंटरसेप्ट कितना आएगा? लॉग के। वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो होता है सिंपल, ये थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू लो 1/n है ना, 1/n। वेरी गुड। और जो ये आएगा सिंपल आपका लॉग के क्या हो जाएगा, बोलो, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पहला तो ये आ गया आपका क्या, फिंडलिच आइसोटर्म। भाई याद रखना, ये डायरेक्ट ग्राफ पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं, सारे टर्म्स पूछे जाते हैं। मॉडरेट, हाई प्रेशर पे क्या होगा इक्वेशन, लो प्रेशर पे क्या इक्वेशन होगी। देखो सिंपल सी बात भी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे
जब आपने लो प्रेशर लिया, हाई प्रेशर लिया, P की पावर 0, मतलब ग्राफ क्या आ रहा है आपका, देखो क्या हो गया, बोलो कैसा हो गया, कांस्टेंट है ना। और जब आप पावर 1 लेते तो ग्राफ कैसा मिल रहा था आपको, बोलो लो प्रेशर पे इंक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा था। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इससे पूछ लेता है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है ग्राफ पे, तो ये दोनों टर्म पता होना चाहिए। P की पावर 0 के लिए कौन सा है, ये वाला है कांस्टेंट वाला, और इसके लिए ये वाला। कभी आपसे कहो यही पूछ ले कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो, हाँ बोलो सर। ये जो आपने पीछे ग्राफ बनाया है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बनाया था, उसमें वो इंक्रीज होता जा रहा था, लेकिन इसमें कांस्टेंट हो गया है, ऐसा कैसे? कैसे बेटा? सर ये भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करा जाता है। हाँ, लेकिन इससे पहले जो आपने फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ बनाया था उसमें वो इंक्रीज होता जा रहा था। हाँ सर ये डिफरेंट कैसे फिर दोनों? एक मिनट, कभी कभी ये पैर में क्या होता है, अरे वो एकदम एक जैसा रखते रहो तो कैसा हो जाता है, जाम हो जाता है। पहले इसको मैं सही कर दूं। ब्लड का, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं तुम्हारा सिंपल, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? यस। अच्छा एक बात बताओ तुम, सिंपल सी बात, अलग अलग कैसे अलग अलग हो रहे हैं तुम बताओ। यदि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो तो कैसा ग्राफ आ रहा है आपका, एक तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, बोलो। सर इसमें लास्ट में कांस्टेंट नहीं होगा ना वो? इसमें सर तो पहले वाला ग्राफ था। अच्छा, और ये वाला कांस्टेंट होगा, ये दूसरा वाला कांस्टेंट था। अच्छा सर इसमें ऐसे ये होता है कि जो ये होता है आइसोथर्म है, या हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है। हाँ ये तो सही, हाई प्रेशर पे फेल हो जाए, और एक्सपोनेंशियल वाला भी फेल कर नहीं कर पाता, एक्सपेरिमेंटल होता है रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म को ये एक्चुअली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। ये नोट लिख लो, बिल्कुल सही बोला तुमने, ये बात भी सही है, ये नोट लिख लो। मैं ये बताना भूल ही गया, ये नोट लिख ही लो, शायद आकाश को इससे आराम मिल जाए। ठीक है, यही चीज जो एक्सपेरिमेंटल, सुनो आकाश, अब शायद आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल जो आइसोथर्म आता है, ठीक है, बिकम्स कैसा होता है, वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। वो कब होता है बोलो, एट हाई प्रेशर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, नॉट एक्सप्लेन बाय फ्रिंडलिच आइसोथर्म, ठीक है। अब देखो सर वो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो ये था कि वो दोनों ग्राफ थोड़े अलग अलग से लग रहे हैं जबकि यूज सेम चीज के लिए हो रहे हैं। आंसर यहीं से तो मिल रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। सर ये सेकंड वाला ग्राफ से ही प्रूव हो तो गया था कि वो सैचुरेटेड हो गया हाई प्रेशर पे। ये तो ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता फ्रिंडलिच, इस बात को ध्यान रखना। सर लेकिन ग्राफ से तो क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया, मतलब कि सैचुरेटेड हो गया, अब हो ही नहीं रहा एब्जॉर्प्शन। ये चीज तुम्हें समझ में आई, फ्रिंडलिच इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इन्होंने बोल दिया ठीक है इस तरीके से तुम्हें 1/m tan थीटा तुम इस तरीके से ले लो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, एक कांस्टेंट आ रहा है ना। लेकिन ये चीज हाई प्रेशर पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल हमने पूरी हाई प्रेशर ले लिया है, उस कंडीशन पे ही नहीं ले पाए, ये लो टू हाई हो रहा है। ये टोटल प्रेशर वो कितना ले लिया हमने, शुरुआत से हाई ले लिया। सर मतलब इन्होंने बस एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बना लिया था, प्रूव नहीं बस किया। इन्होंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया, इन्होंने ग्राफ को एक्सप्लेन, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, फ्रिंडलिच आइसोथर्म में इस ग्राफ को क्या किया था, बोलो एक्सप्लेन किया था, हो क्या रहा है इस ग्राफ, सिंपल। उन्होंने इस ग्राफ से निकाले ये सारे रिलेशन, क्यों कुणाल? यस सर, जो हमने लॉग वाला ग्राफ बनाया है इसमें जो एंड पॉइंट है, हमें इसमें एक फील्ड सर्कल भी दिखाना चाहिए कि यहाँ तक हम प्रेशर ले रहे हैं, मॉडरेट प्रेशर, क्योंकि हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, कंटिन्यू नहीं कर सकते, ग्राफ में भी कर्वेचर आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये बात सही है, नहीं कर सकते, लेकिन हम बना देते हैं, ठीक है।
चलो अब क्लियर आकाश? यस हेलो, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं लैंगमुइर आइसोथर्मल। यदि मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो ये वैलिड था, इट इज वैलिड फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसके लिए? केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता था? मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन्होंने एज्यूम कर लिया था कि एज्यूम दैट rate of adsorption equal to rate of desorption। सिंपल सी बात है, मतलब क्या हो रहा है? सरफेस पे आया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन भी हो रहा है। ध्यान समझ लेना कि इक्वल है दोनों, जितना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हो रहा है उतनी रेट ऑफ डिसऑर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पे मतलब क्या हो, एक्स वाई एम क्या हो जाएगा? इसका मतलब कांस्टेंट। ध्यान समझना, तो जो एक्स वाई एम की वैल्यू आती है इनके अकॉर्डिंग, वो आई थी ए पी डिवाइड बाई 1 प्लस बी पी। जो ए और बी है यहाँ पे, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ध्यान समझना, कैसे होते हैं? कांस्टेंट। अब हम मान लो केस ले रहे हैं, दो केस ले रहे हैं, ध्यान सुनना। पहला केस ले रहे हैं, प्रेशर यदि हमने लो ले लिया, क्या ले लिया? प्रेशर पी लो ले लिया। उस केस में क्या होगा बच्चा? उस केस में सिंपल 1 प्लस बीपी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब बीपी क्या है यहाँ पे? ध्यान समझना, 1 प्लस बीपी मतलब कौन सा वाला? प्रेशर हमने लो ले लिया, सिंपल 1 क्यों ले लिए? बहुत कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जब बहुत कम वैल्यू हो जाएगी तो सिंपल हम इसको क्या मान लेंगे? बोलो, 1 मान लेंगे। यस, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा तो सिंपल यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बोलो, एक्स वाई एम इज इक्वल टू एपी। इसके लिए आएगी वो प्रेशर की। मतलब ये सिंपल आ रहा है, एक्स वाई एम यदि यहां से कैलकुलेट करोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर। बोलो, अच्छा यस सर। अब दूसरी बात समझना है यहाँ पे, यदि मान लो इन्होंने कंडीशन ले ली है हाई प्रेशर, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब 1 प्लस बीपी है। अब बीपी क्या है? पी जब हाई है तो ये भी क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है, अब ये 1 को क्या कर सकते हैं हम? बोलो, नेगलेक्ट। निगलेक्ट कर दिया, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया? बीपी। तो एक्स वाई एम इक्वल टू आ गया ए पी डिवाइड बाई 1 प्लस बीपी। किसके लिए है? बोलो बोलो, हाई प्रेशर के लिए। सर 1 को तो नेगलेक्ट कर दिया था। अभी सुनो तो, लिख रहे हैं ना, अभी पूरी अभी बात लिख रहे हैं ना, अभी हमने खत्म थोड़ी ना किया। अब हमने क्या किया था? बीपी को सॉरी 1 को नेगलेक्ट कर दिया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल एपी अपॉन बीपी, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? पी से पी कैंसिल, ये क्या आ गया? सिंपल कांस्टेंट। मतलब पी की पावर क्या होगा यहाँ पे? 0। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ओवर प्रेशर। ठीक है, अब देखो, जैसे हम ग्राफ खींचे थे, यदि याद हो, एक्स वाई वर्सेस पी।
कैसा आया था यहाँ पे? सर ये हाई प्रेशर के लिए लो प्रेशर दोनों के लिए आ रहा है ना, दोनों के इसी ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर रहा है लैंड में, कुछ नहीं कर रहा है अभी। टी की पावर 0 और यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर के लिए, सॉरी हाई, ये क्या था, इंडिपेंडेंट ओवर कांस्टेंट, ठीक है। इंक्रीज हाई प्रेशर करते हैं तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और फिर क्या होता जा रहा है, एक टाइम बाद कांस्टेंट। इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो सर इनका आइसोथर्म फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए वैलिड क्यों नहीं था? कैसे सर ये केम एब्जॉर्प्शन के लिए वैलिड है ना सिर्फ, ऐसा क्यों? बेटा, ये वो तो उन्होंने लॉ दिया ना, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, उन्होंने प्रूव किया है ना। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ऐसा नहीं कर सकते? मैं ऐसे नहीं बोल सकते, जब उन्होंने उसके लिए प्रूव किया उसी के लिए मानेंगे ना, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है ना, इन तो अपन को सेटअप लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए पूछे हाई प्रेशर पे क्या होते हैं तो क्या बताएंगे? उसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। इसका आप यदि हाई प्रेशर के लिए बताओगे तो आप ये वाली इक्वेशन बताओगे ना। फिर वो तो वैलिड नहीं था, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसको एक्सप्लेन, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं कर पाए थे, उन्होंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया था तब तो कर दिया था ना। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। उन्होंने, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ये बोला था इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे फ्रिंडली आइसोथर्म, इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल में आ रहा था आइसोथर्म, उसको वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए थे एट हाई प्रेशर। समझ रहे हो? इस चीज को समझो। मतलब सर 1 में n इक्वल टू 0 ये सब प्रूव नहीं कर पाए। हाँ, वो उसको यहाँ पे ग्राफ को प्रूव कर दिया, जब वो एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आ रहा था आइसोथर्म का, वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सर ये वाले जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या ये केमिकल एब्जॉर्प्शन वाले ग्राफ को स्टडी किया था सर? हाँ, इन्होंने इस पे लिखा है ना मैंने स्टार्टिंग में। अब देखो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट कैटलिस्ट। बहुत अच्छे से पढ़े हो कैटलिस्ट, बोलो क्या करता है कैटलिस्ट, बताओ। अफेक्ट करता था रेट ऑफ रिएक्शन को, ध्यान समझना। यस ये आपने इक्विलिब्रियम में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बोलो। यदि यहाँ पे आप इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देखो क्या है कैटलिस्ट क्या कर सकता है, केएफ, केवी, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या हो जाएंगे बोलो, चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान समझना, नो चेंज। कांस्टेंट, सिंपल केसी भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो क्या होता था बोलो, फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड। अच्छा, और ये क्या नहीं करता था, कैटलिस्ट जो होता था ये पार्टिसिपेट नहीं करता था किसमें, बोलो, केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट। जो सिंपल सा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कैटलिस्ट होता है वो सिंपल क्या काम करता है, वो सरफेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, सरफेस। अभी कुछ हम टर्म्स लेके आएंगे नए नए, अभी आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। फिर हमने इसके बाद अभी हम बात करते हैं, इतना क्लियर हो कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट कोई भी यदि रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है तो वो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने पहला मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, याद हो आपको, पॉजिटिव कैटलिस्ट। कोई बच्चा बता सकता क्या होता था, बोलो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, है ना, इंक्रीज कर दे, मतलब इट इंक्रीज, याद होगा। सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता था, बोलो, कम करता था, कम कर देता। इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। अब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, इसको थोड़ा बस ध्यान से समझते जाना बस, ठीक है, चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे मान लो ये आपका सिंपल कोई ग्राफ आया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है।
अब सर क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा है इनमें से? ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने क्या डाल दिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने मान लो N2 की रिएक्शन H2 से कराई, तो यहाँ पे आयरन यूज करते थे, याद है, NH3। यदि एक याद हो आपको, KClO3 का हीटिंग इफेक्ट कराते थे, वहां पे अपन MnO2 यूज करते थे। क्यों करते थे MnO2 यूज, बताओ, बता सकता है कोई बच्चा? KClO3 को हीटिंग इफेक्ट करते थे, तो अच्छा KClO3 को हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ। KCl + O2। हाँ ठीक है, फिर बोलो, उसमें MnO2 यूज करते थे तो क्यों करते थे? रेट बढ़ाने के लिए। हाँ वेरी गुड। रेट मतलब सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए। वो यदि आप सीधा तुम डायरेक्ट हीट करते तो अलग टेम्परेचर पे हीट होती, ज्यादा टेम्परेचर पे, लेकिन आप जब MnO2 को यूज करते थे तो सिंपल वो क्या हो जाएगा, बोलो, कम टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देगा उसका, बोलो, कम कर देगा। सर इसको हैबर्ट्स प्रोसेस भी कहते हैं ना, जो रिएक्शन लिखी आपने? हाँ बेटा, इसको हैबर्ट प्रोसेस बोलते हैं, और ये तब पॉसिबल होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी। हमने एक और पढ़ा था, नेगेटिव कैटलिस्ट, किसे बोलेंगे बताओ? है ना, तो विच कैन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बताओ, डिक्रीज करेगा। इसको इनहिबिटर भी तो बोलते हैं। इनहिबिटर, अभी हम बात करेंगे, सबकी बात करें, इनहिबिटर की भी बात कर लेंगे, ठीक है। पॉइजन, प्रमोटर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वो सिंपल क्या करते हैं, है ना। जैसे आपने अभी एक ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ो, रोजेमुंड रिएक्शन, ठीक है। वहां पे जो BaSO4 यूज करते हो एज अ पॉइजन होता है वो, और वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। बिल्कुल सही कृष्णा, तुम सही बोल रहे हो, है ना। विच कैन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे मान लो, आप ऐसे एग्जांपल सुने होंगे, यदि पहले, बहुत पहले पेट्रोल में यदि याद हो, ये मिलाते थे टेट्राएथाइलिन लेड, सुना है, TEL। पता क्यों मिलाते थे? अब तो नहीं मिलाते, अब तो मिक्स नहीं करते, क्यों? क्योंकि सिंपल ये क्या करता है, रिड्यूस करता था नॉकिंग को, क्या करता था, रिड्यूस। अच्छा, एक चीज और तुमने सुनी होगी, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म यदि आप सिंपल यदि इसको ओपन में छोड़ दोगे तो ये फॉस्जीन गैस बना देता है, बहुत डेंजरस होती है। क्या होती है, बहुत ही डेंजरस। आप लोग मुझे बताओ फॉस्जीन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 1%। यदि हम इसमें, इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए फॉस्जीन गैस ना COCl2 या COCl2, वेरी गुड, है ना। तो सिंपल क्लोरोफॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं हम, 1% एथेनॉल यूज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, प्रिवेंट कर लेते हैं हम, बोलो, COCl2। रिटार्ड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या बोल रहा है सर? रिटार्डेशन हो जाता है ऑक्सीडेशन का। हाँ सिंपल इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस। पहले इधर तो सुन लो, फिर अपन बात करेंगे। फॉस्जीन गैस, ठीक है, इसको प्रिवेंट कर देता है, फॉस्जीन गैस बनना बने, इसीलिए। क्योंकि आप जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म इतना डेंजरस होता है, तुमने देखा होगा, इसको तुम सुंघाते हो जैसे या स्मेल लेते हो तो क्या हो जाते हो, बोलो, बेहोश हो जाते हो, अनकॉन्शियस, है ना। आप बताओ क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं कह रहा था कि रिटार्ड भी होता है ना ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का इससे। हाँ वो भी आप बोल सकते हो उस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर ये TEL क्या कर रहा है, रिड्यूस क्या कर रहा है वो? सिंपल रिड्यूस नॉकिंग को। नॉकिंग क्या होता है सर? नॉकिंग ही समझो, नॉकिंग कैसे आपने समझा होगा, नॉकिंग किस तरीके से समझना है आप। साउंड समझते हो,
कैसे बताएं तुम्हें नॉकिंग यार? डोर नॉक करना जानते हो क्या होता है? नॉक करने का यस सर। क्या होता है? आवाज यस आती सर, है, वो तो पता है। हाँ यस सर। उसको क्या करना? नॉइज पॉल्यूशन क्या करेगा? तो वो तो साउंड को कम करता है जो भी इंजन वगैरह हाँ से आता है। इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। किसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट? आज क्लास नहीं थी क्या तुम्हारी आकाश? नो सर। किसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट? जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो दोनों सेम फेज में। वेरी गुड। मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे, व्हेन नेक्स्ट टर्म पे खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? व्हेन कैटलिस्ट इज इन दी सेम फेज मतलब समझते हो? सॉलिड में ही हो या लिक्विड में ही हो या गैस में ही हो, एज ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो SO2 की रिएक्शन O2 से कराई तो क्या बना? SO3 बना। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? NO को। ये भी क्या है? गैस है। 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 ठीक है, नेक्स्ट टर्म बेटा। सर एडजॉर्प्शन सिर्फ सॉलिड पे होता है ना? हाँ सॉलिड की सरफेस पे, नहीं अभी सॉलिड की सरफेस पे हो रहा है, ठीक है? लेकिन अब हाँ सॉलिड की सरफेस पे हो रहा है। होमोजेनियस में तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा फिर? कैसे? सर गैसियस मैं यहाँ स्टेट पे में, किसकी लिक्विड बात में। कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट कहाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैटलिस्ट मतलब क्या? एडजॉर्प्शन की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। नया टॉपिक आ गया तुम्हारा क्या? पूछ रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ बेटा, अभी कौन सा आ गया नया टॉपिक? कैटलिस्ट। अब मैं कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ। एडजॉर्प्शन जो था तुम्हारा वहीं तक था, समझ रहे हो बेटा? अभी हम जो बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? और कैटलिस्ट की बात करने की आपको इस तरीके से, ये सिंपल हम अब बात करें होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो जब होमोजीनियस कैटलिस्ट उसे बोलेंगे सेम पेज पे। देखो ये आपका एडजॉर्प्शन समझते हो? सिंपल क्या करेगा, यदि मान लो आप कैटलिस्ट लोगे भी तो क्या होगा बताओ? वो सरफेस एरिया तो प्रोवाइड कराएगा। और जैसी रिएक्शन हो जाएगी, मैं बताऊंगा कैसे कैटलिस्ट वर्क करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, है ना? जैसे आपने सुना होगा एंजाइम, एंजाइम सुना है? बायो वाले बच्चों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। एंजाइम कैसे बिहेव करते हैं? एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना? और तुम क्या करते हो? सिंपल, पहले रिएक्शन होती है उस पे और फिर क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाते हैं कीलॉक सिस्टम से, है ना? अब ये बात करेंगे, है ना? तो सिंपल, वो तो ये सरफेस फेनोमेना है, जो कुछ हो रहा है वो सब किस पे हो रहा है? बोलो, सरफेस पे हो रहा है। अब देखो डी पार्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। कपड़े धुलना भी सिखाएंगे तुम लोगों को। धुले हो कपड़े? कौन कौन धुलता है अपने अपने कपड़े? बोलो। कोई नहीं धुलेगा सर। कभी 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 बस। अब तुम्हें धुलना सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। एग्जांपल देखो यहाँ पे, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो कैटलिस्ट होता है क्या होगा बताओ? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, सॉरी बताओ सर। डिफरेंट फेज में होगा। कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आप Na+H2 ले लो और प्लेटिनम ले लो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ले लो ना, हाइड्रोजनेशन सिंपल डिफरेंट फेज में। या आप ऐसे ले लो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। जो यहाँ पे प्लेटिनम ले रहे हो वो कैसा है बोलो?
सॉरी। क्लियर हुआ बेटा? बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रमोटर्स की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब सिंपल, दे कैन इंक्रीज कैटलिस्ट एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। ये बात क्लियर हुई? बताओ पहले। यस सर। मतलब सिंपल, ये क्या करता है काम, ये काम ये करता है, इट कैन इंक्रीज, और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा, इट कैन इंक्रीज सरफेस एरिया। किसका? बोलो, कैटलिस्ट का। समझना, जैसे जैसे मान लो हमने हैबर प्रोसेस पढ़ा, हैबर प्रोसेस पढ़ा तो N2 की रिएक्शन H2 से कराया तो क्या बना? Fe इन प्रेजेंस ऑफ, आपने सुना मोलिब्डेनम लेते हैं, जो मोलिब्डेनम लेते हैं ये कैसा होता है? एज अ प्रमोटर होता है, ये कैटलिस्ट होता है। तो क्या बनता है आपका? NH3 बनता है, अमोनिया बनता है, सिंपल। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये कैटलिस्ट सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या करता है पहले बोलो? मोलिब्डेनम ये यहाँ पे आके भर जाएगा, बोलो इससे क्या मिल जाएगा उसको? बोलो सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा तो सिंपल क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, ये आयरन था, Fe था, मोलिब्डेनम क्या आ गया? भर गया। तो सिंपल क्या हो गया? सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया तो आसानी से क्या हो जाएगी? बोलो, रिएक्शन हो जाएगी। सर हाँ बोलो बेटा। सर सरफेस एरिया तो पहले ही ज्यादा मिल रहा था ना, अब तो कम हो गया। सर तो कम हो गया। सरफेस एरिया मिल रहा था, ऐसा नहीं, सुनो, सरफेस एरिया मिल रहा था। मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो रहा आपको दिखाने को, मैं थ्योरी नहीं दिखा सकता, लेकिन वो सरफेस एरिया आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा था। जैसे मान लो इस तरीके सरफेस एरिया मिल रहा था, अब यहाँ आ गया मान लो, अब रिएक्शन हो पाएगी? N2 मान लो यहाँ आ गया H2, रिएक्शन हो पाएगी? बोलो, उसके लिए तो एक ही सरफेस एरिया चाहिए। बोलो सर मतलब यूनिफॉर्म सरफेस एरिया चाहिए। हाँ, यूनिफॉर्म सरफेस एरिया चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? बोलो, रिएक्शन आसानी से। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अरे वो बच्चा कहाँ गया? अभी बोल रहा था बीच में। हेलो, अरे क्या नाम था? अभी पूछा था उसने क्वेश्चन। एंजाइम वाला, जब मैंने बता रहा था। यस सर। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? सर प्रियांशु। चलो आगे बढ़ते हैं प्रियांशु। देखो यहाँ पे नेक्स्ट। सर ये एक बार और बता दीजिए, ये समझ नहीं आया, सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है? आप सिंपल सी बात करो, ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को। सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया है? यूनिफॉर्म कर दे रहा है। यूनिफॉर्म सरफेस एरिया कर देगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? आसानी से होगी, है ना, इस तरीके से, क्योंकि सरफेस तो आपकी डिफरेंट होगी ना, इस तरीके से कुछ आयरन की। अब ऐसा तो है नहीं, अब इसको अब मान लो N2 यहाँ आ जाए H2, अब रिएक्शन हो जाएगी क्या? बोलो, उसके लिए यूनिफॉर्म सरफेस एरिया चाहिए ना, क्यों? किसना? यस सर। अच्छा, अब देखो, जैसे आप साइकिल चलाते हो, अब साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? बढ़िया सड़क चाहिए, मस्त रोड, जिससे आप साइकिल दौड़ा सको और स्कूटी दौड़ा सको। स्कूटी का तो शौक नहीं होता है, लेकिन अब तो बाइक्स का होता होगा, ठीक है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एफ की बात करते हैं। कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन। सर मतलब अगर ये हाँ बोलो। प्रोमोटर्स का ना ले हम रिएक्शन में, तो फिर नहीं होगी केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन तो होगी लेकिन यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी, इतना अंतर हो जाएगा। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं बताओ? किसके लिए कर रहे हैं? अमोनिया में ज्यादा से ज्यादा मिले,
इसीलिए तो इतने हम काम फैला रहे हैं, ये भी डाल रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं, सब कुछ डालते चले जा रहे हैं। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, मुझे बहुत कम बच्चे अभी अपडेट दे रहे हैं, सिर्फ 2-3 बच्चे रेगुलर है, 2 3 3 4 5 7 8 6 7 बच्चे बस रेगुलर है, बस सिंपल। तुम लोग इतने बच्चे हो, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? क्यों मुझे अपडेट नहीं दे रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स के हो गए सारे, पीवाईक्यू और नरेंद्र अवस्थी, अब सरफेस केमिस्ट्री पे हेल्प कर लूंगा। हाँ करना भाई, स्टार्ट करो यार। मैं तुम ही लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें, मतलब इस साल मेरा ये मतलब है कि लास्ट तक तुम्हारा टारगेट मेरा ये है कि मैं तुम्हें 2-3 बुक्स लगवा दूं, डीपीपी लगवा दूं, पीडी, ये सब जितना मटेरियल लगा सकते हो पूरा लगवा दूं तुम्हें। मेरा टारगेट है जनवरी तक। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो जनवरी तुम्हारा अटेम्प्ट ना स्टार्ट हो पाए, मतलब तुम्हारा जनवरी तो जेई मेंस का पेपर ही होगा, ये तुम्हारा यही मान लो लास्ट 15 दिसंबर तक मुझे जेई मेंस वालों को खत्म करना है, मतलब अच्छे से पूरा सिलेबस रट डालना है तुम्हें, कि जब क्वेश्चन देखो तो तुम्हें 25 क्वेश्चन मिले, 25 में 15 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिले जो क्या हो, देखो और टिक करो, देखो और टिक करो, देखो और टिक करो, बस। और नीट वालों को क्या होगा, 45 में कम से कम कितने क्वेश्चन ऐसे मिले, 25, जो देखो और टिक करो, सीधा आंसर ही टिक करोगे सीधा डायरेक्ट। तो प्लीज अपडेट करो, अपने लिए करो, हमारे लिए मत करो। हमें कोई उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा यार कि मुझे क्या है भाई, मिलेगा तुम सिलेक्शन लोगे तो तुम बढ़ोगे आगे, हम नहीं बढ़ेंगे। हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया हमने। हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं, हर साल नए आते हैं, लेकिन वो हमारे सामने वही अच्छा रह पाता है जो हमारे सामने छाप छोड़ के जाता है अपनी, जिसको हम याद रखते हैं, है ना। तो भाई मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो यार उतना पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूं, गए वो दिन, लॉकडाउन है, ये है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है पढ़ो बस घर पे। ये मत सोचो यार आलस है, मोनोटोनस सी लाइफ हो गई, कुछ नहीं होता भाई, पढ़ाई करनी है बस, सिंपल। चाहे कुछ भी हो जाए, बस पढ़ना है बस। कोई जरूरी नहीं रात में देर तक जागो, सुबह उठो जल्दी, 4 बजे उठो, पढ़ो। कोई जरूरी नहीं अभी टीवी देखो, कोई जरूरी नहीं किसी से बात करो, मस्त पढ़ो। यहाँ वहां देखने से अच्छा अपना टाइम पढ़ाई पे लगाओ बस। यदि लाइफ बनानी है तुम्हें, फिर तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मैं समझा थक गया हूँ, मुझे कुछ ही बच्चे करते हैं बस अपडेट। फिर यही सोचोगे यार, देखो बैच में हर टाइप का इंसान बच्चा होता है, एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता, फिर आप डिमोटिवेट हो गए। इसलिए भाई अभी से करो, और ये मत सोचो रिपीट करना पड़े, जो करना है इसी साल करना है, रिपीट करने की मत सोचो। इट कैन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्या करेगा ये बताओ? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। और क्या करेगा ये? इट विल डिक्रीज सरफेस एरिया। क्या कर देगा बोलो? सरफेस एरिया को भी डिक्रीज कर देगा। देखो सिंपल तो समझना है यहाँ पे, एक्चुअली एक रिएक्शन है तुम्हारी, ये आप अभी पढ़ोगे भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। एल्डिहाइड बनाने का मेथड भी है, RCOSL ग्रुप है सिंपल, इसकी रिएक्शन हम H2 प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे मान लो मैंने BeSO4 नहीं लिया, ध्यान सुनना, तो पहले स्टेप में तो आपका एल्डिहाइड बनता है, समझना यहाँ पे ध्यान से, प्लस HCl, फर्दर ये एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे हम BeSO4 यूज कर लेते हैं। BeSO4 कैसा होता है? ये पॉइजन होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, मतलब सिंपल जो एल्डिहाइड से एल्कोहल है ये नहीं बनने देता है, सिंपल क्या बन जाता है आपका बताओ? एल्डिहाइड ही बनता है। तो ये काम कर रहा है, समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर।
सर ये अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनेगा या थोड़ा सा बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा यदि आप BaSO4 ले लोगे। ओके सर। ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट। अब क्या होता है, when any of product itself act as a catalyst। ये बात समझ में आई तुम्हें? बात मतलब खुद से ही क्या करने लगेगा, एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे आपने एक रिएक्शन बहुत फेमस है, हाइड्रोलाइसिस एस्टर। वेरी गुड। किस कंडीशन पे करता है सो बताओ? H2 Acidic। थोड़े टाइम एसिडिक कंडीशन में लोगो तो क्या बनेगा बताओ? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और ये कैसे बिहेव करता है? एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है और रिएक्शन की रेट क्या होती जाती है बोलो? शुरू में तो स्लो, फिर क्या होती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतना क्लियर सभी को? यस सर। लास्ट स्लाइड दिखा देना क्या? प्रियांशु क्लियर? यस सर। प्रियांशु तुम्हारा क्या अपडेट है? सर मेरे को पता नहीं चला, मतलब सर अभी तक के सही से अपडेट कैसे करना है, मतलब सबका फोटो भेजना है या सिर्फ मैसेज करना है? तुम्हें सिर्फ मैसेज कर दो, मुझे बिलीव है। देखो सिंपल सी बात, बिलीव है तुम लोग। सर वही मैं सोच रहा था कि राइटिंग मेरी मतलब वैसे सही नहीं है, सर अब मैं करता हूँ तो अब समझ नहीं आएगा आपको क्या मैं करना। सच्चाई बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें, एक बच्चा ऐसा है, मैं उसका नाम लूंगा, लास्ट बता दूंगा उसका नाम। वो बच्चे मुझे PDF बना के भेजता है यार, मतलब वो बिल्कुल। और दिखता सोरोन है, कुणाल है, कृष्णा जब कभी देते हैं ये भी, जब हम इनको टोकते हैं। आकाश मुझसे डाउट पूछता है तो मुझे इससे पता लग जाता है कि आकाश क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ठीक है, और 2-3-4 बच्चे हैं। आपकी दिव्यांशी है ना? कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं है, व्हाट्सएप पे जो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे मुझे एक्सपो दे रहे हैं। तो तुम लोग भी एक्टिव हो जाओ यार, तुम लोगों के लिए ही है भाई। मैं किस लिए हूँ? तुम लोगों के लिए। एक साल अभी मस्त मेहनत करो। सर आज से कर दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उसके बाद से करना है अभी। ठीक है। और तुमने देखा होगा रात को यदि 1 बजे भी मैं जाग रहा हूँ बाई चांस, पहली बात तो मैं बहुत कम ही चलाता हूँ टेलीग्राम, एक्चुअली बहुत टायर्ड हो जाता हूँ दिन भर क्लासेस के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद टायर्ड हो जाता हूँ, तो मन नहीं करता मोबाइल चलाने का, लाइट से डिजिटली हो के पूरा। तो यदि सो जाता हूँ, यदि देख लिया मैसेज तब तो ठीक है। जैसे मुझे आकाश करता है, मैं आकाश का कभी कभी 2-2 दिन बाद मैसेज देखता हूँ। क्यों आकाश? यस सर। चला गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चले आगे। यस सर। अब हम देखते हैं कैटालिटिक एक्शन। तो कैटालिटिक एक्शन देखते हैं सिंपल, जैसे हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे फॉर होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है सिंपल यहाँ पे, ये क्या बनाता है? होमोजीनियस कैटलिस्ट में हम देखते हैं ये सबसे पहले तो फॉर्म करता है, इट कैन फॉर्म इंटरमीडिएट। क्या बना? इंटरमीडिएट बनाएगा। जैसे एग्जांपल SO2 से O2 NO लिया, NO कैसे है? एज अ कैटलिस्ट है, SO3 बनेगा गैस में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, O2 पहले रिएक्ट करता है NO से। ठीक है, तो क्या बनता है? NO2, और NO2 क्या है आपका? इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा? सिंपल सेकेंड स्टेप में क्या होगा, NO2 SO2 से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा बोलो? SO3 प्लस NO3। क्लियर? बोलो। सब NO आ जाएगा ना? NO होगा ना सर?
अरे हाँ भाई एनो कर देता, एनो ही लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस आप अरे कुछ लोग तो टाइम होने से पहले ही भाग जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो, है ना, हो गई क्लास, क्यों? नाम मैं निकलवाऊंगा आज, देखता हूँ आज नाम निकलवाता हूँ। सर ये जियोलैक्स क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जूलाइट्स भी पढ़ाऊंगा अभी मैं, जूलाइट्स पढ़ाऊंगा, सिंपल वो सिलेक्टिव शेप सिलेक्टिव करता है ना, वो भी एज अ कैटलिस्ट। सर ये जो मैकेनिज्म बताया आपने ये याद करना पड़ेगा ना, वैसे ये तो सिंपल ही है। मैं बताऊंगा बेटा वहाँ पे आगे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3D नेटवर्क होता है उसपे, ठीक है, जैसे माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट हो गया, है ना, मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा जियोलाइट्स। अब देखो सेकंड है हेटेरोजीनियस। कैटलिस्ट, इसमें क्या होता है देखो, सिंपल, ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, एक प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, बोलो, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है फॉर एडजॉर्प्शन के लिए। जैसे स्टेप 1 में ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ए है, थक तो नहीं गए, बता देना, थक जाओ तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, नहीं सर, ये इतनी सिंपल जल्दी कैसे डिफ्यूजन होता है, समझेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन हुआ, स्टेप सेकंड में क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल, ये आ गया रिएक्टेंट ए और बी, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप ध्यान सुनना, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल, मतलब क्या बना देगा, बोलो, एक्टिवेट मतलब समझ रहे हो, आपस में क्या बना ले लगेगा, ए और बी, बॉन्ड। दोस्ती होने लगी इन दोनों के बीच, पहले तो जानते नहीं थे एक दूसरे को, सिंपल ऐसे समझ सकते हो, दो दोस्त थे, पहले जानते नहीं थे, ठीक है, एक दूसरे को, तो इन्होंने क्या किया, पहले सिंपल हाय हेलो हुआ, दूर से बोले हाय, बोले हेलो, ठीक है, तो फिर दोस्ती हुई। जब एक कॉलेज में गए, कॉलेज है, मान लो सरफेस है कॉलेज का, आपका सिलेक्शन होने के बाद, है ना, ये मान लो एक पार्टिकल ये है ए और ये है बी, इसको शर्म आ रही है, ठीक है, ये इसको मिला, हाय हेलो हुआ, तो सिंपल से मन में लड्डू फूटे, जब मन में लड्डू फूटे तो बोले ठीक है आओ मिलते हैं, कहाँ मिले, कैंटीन में जाके मिले, कहाँ पे मिले, कैंटीन पे, तो दोनों लोग गए कैंटीन में मिल गए जाके, और मस्त लड्डू फूट रहे हैं, हट निकल रहे हैं दोनों के। अब देखो अब क्या हुआ, बोले यार तुम भी अच्छा पढ़ते हो, हम भी अच्छा पढ़ते, तुम्हारा भी हाई पैकेज हमारा भी हाई पैकेज, तो क्या करते हैं, बोलो एक काम करते हैं, अपन जुड़ जाते हैं, तो दोनों में क्या होने लगा, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब अट्रैक्शन हो गया मतलब अट्रैक्शन मतलब प्यार हो गया, ठीक है। अब जैसे ही प्यार हुआ तो प्यार के बाद क्या होगा, इकरार भी होगा, है ना, इकरार के बाद शादी भी होगी, तो देखो अब क्या हो जाएगा,
डिसऑप्शन में सिंपल, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल बना था, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया फोर्थ स्टेप में। प्रोडक्ट फॉर्मेशन मतलब उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम भी सेटल हम भी सेटल, क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो ये लो शादी हो गई। अब जैसी शादी हो गई तो स्टेप 5 में क्या हुआ, अब तो सिंपल क्या होगा, डिसऑप्शन, तोते उड़ गए फुट करके, ठीक है, बोलो। तो ये डिसऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट हो गया सिंपल, यहाँ पे सरफेस से निकल गए, ठीक है। अब देखो मतलब अभी क्या हुआ था, डिसऑप्शन हो गया। अब सर ये बॉन्ड बना ही रहेगा ना निकलने के बाद भी? अब बॉन्ड क्यों टूटेगा भाई, अब तो दोस्ती हो गई, उनमें प्यार हो गया, शादी हो गई, मतलब शादी के बाद भी तुम डाइवोर्स कराओ, ऐसा ही है किसना, सही खेल रहे हो हैं, बताओ रिश्ता तोड़वाओगे भाई, बच के रहना सब लोग। डिफ्यूजन अवे सिंपल क्या हो जाएंगे बोलो, डिफ्यूजन हो जाएगा सरफेस से दूर जाके, कहीं वो दूर चले जाएंगे अपने अपने काम करने, अपने अपने जॉब। ये चीज क्लियर हो गई बोलो? बताओ सभी को क्लियर हो गई? ऐसे समझो इसको, इस तरीके से समझो सिंपल। यदि आपको समझना है, दो दोस्त थे सिंपल सा, आप इस तरीके से एग्जांपल समझोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंजाइम। क्या पढ़ेंगे बोलो? एंजाइम, जियोलाइट्स, बच्चे ने जियोलाइट्स अभी पूछा था, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? टेस्ट के क्वेश्चन पूछने। सर ये सरफेस है क्या? बेटा सरफेस सिंपल वो सरफेस में लिया था जो आपका, जहां पे एडजॉर्प्शन होगा, एक सरफेस लिया ना बेटा, जहां पे ये मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, आपस में रिएक्ट होंगे। बोलो बेटा, एक सरफेस तो लेना ही पड़ेगा ना, जहां पे ये एक्चुअली सरफेस किसकी है, कैटलिस्ट की सरफेस है बेटा, किसकी है बोलो? सर ये डिसऑर्प्शन हो कैसे रहा है? क्या डिसऑर्प्शन मतलब सिंपल सी बात है ना, बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसी को तो डिसऑर्प्शन बोलना है। अब प्रोडक्ट भी तो बनना है, प्रोडक्ट क्या वो आपको कैटलिस्ट के साथ ही जुड़ के रहेगा, कॉलेज में ही पढ़ता रहेगा? नो सर, नो सर। कॉलेज के बाद ठीक है ना, पीजी। हाँ पीजी। पीजी क्यों, अपना फ्लैट लेगा, अपना बंगलो लेगा। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? अच्छा आप बताओ क्या कह रहे थे आकाश? सर टेस्ट का क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन है सर 3 या 4 है। 3 या 4 है, अभी बता दें या व्हाट्सएप पे नहीं बनेगा? सर एक क्वेश्चन तो अभी बता दो। कौन सा वाला बताओ? सर एक मिनट। सर एक रिएक्शन दे रखी है H2 + Br2 गिविंग 2 HBr। बेटा हाँ 2 HBr है, वहां पे क्या होता है, ये फोटो जो डिकम्पोज फोटो होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फोटो वाला सिंपल फोटो केमिकल वाला, वहां पे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या नहीं देते हैं, एक्चुअली कंसंट्रेशन वहां पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। और वहां पे जो रिएक्शन हो जाती है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 ऑर्डर हो जाता है, इस तरीके से आता है। सर इसमें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बताना था रिएक्शन का। हाँ मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो जाएगी सर, लेकिन आंसर में ये रखा था मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, और वो ऑर्डर इसे- के लिए तो रेट का रिएक्शन को दे रखा था। सुनो ऑर्डर तो 0 दे रहा होगा, बोलो। सर नहीं, उसमें रेट का एक्सप्रेशन दे रखा था, तो उसके हिसाब से तुम कौन सा पूछ रहे हो, CH2 वाला पूछ रहे हो या ये वाला HBr वाला? सर Br वाला HBr। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नंबर तुमने भेजा था मुझे, एक बार मैं सर 63। एक मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन तो देख नहीं पाया। कल इंजीनियरिंग की क्लास है, याद है कितने बजे एडवांस की? 4 बजे। अभी आ गया होगा शायद, नोटिफिकेशन भी आता है। कहाँ है तुम्हारा पेपर, कहाँ है?
जिसको जाना है वो जा सकता है। सर क्वेश्चन एक बार फिर भेज दूं? रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। भेजो क्वेश्चन भेजो। सर जा सकते हैं हम? हाँ जा सकते हो, जिसको जाना हो जा सकते। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर भेज दिए दोनों। कहाँ आए? व्हाट्सएप ही। अच्छा मैं व्हाट्सएप प्लस खोला था। ऑर्डर कितना दे रहा है? 3/2 क्या दे रहा है आंसर इसका? B63 का सी आ रहा है इसका आंसर। 3/2 तो ठीक है, ऑर्डर तो ठीक है। यस सर, वो मॉलिक्यूलरिटी का डाउट। हाँ मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर रहा है मतलब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं। यदि अच्छा एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, मॉलिक्यूलरिटी कैसा है? एक्सपेरिमेंटल है। सर लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम ये तो कहते थे कि मॉलिक्यूलरिटी पे तो ही रेट उसके लिए वो तो उसका एक रेट। हाँ बोलो क्या कह रहे हो आकाश? तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम ये कहते थे कि मॉलिक्यूलरिटी पे ही रेट डिपेंड करता है। तो फिर मतलब मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ऑर्डर होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी तो फिर उसके लिए डिफाइन होनी चाहिए ना। मॉलिक्यूलरिटी के लिए डिफाइन होना चाहिए। यस सर, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो। क्योंकि यहाँ पे यदि टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखोगे तो कितने एटम ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। सर 2 ले रहे हैं। कितना? H2 रिएक्शन बैलेंस है ना। यस सर। तो उसका आंसर मुझे लगता है कोई गलत दिया गया है ना। इसकी मॉलिक्यूलरिटी करानी चाहिए। 2 और 3/2 आना चाहिए इसका आंसर वैसे। ये ऑप्शन दे रहा है सी, ये इसको चेक करना पड़ेगा, ये आंसर आना चाहिए इसका वैसे। यस सर, मुझे वही लगा था। ये आएगा सर। सर एक चीज पूछना है सर, जैसे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे क्वेश्चन था कि एक कैटलिस्ट, उसमें 4 ऑप्शन थे, तो मैंने इस बेसिस पे आंसर करा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर मैंने चूज करा मे इंक्रीज और मे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर ये गलत हो गया। इसका आंसर यही है कि लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव के लिए वो मानना है, वो नेगेटिव के लिए ले नहीं रहे। सर तो क्वेश्चन में लिखना चाहिए ना पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं। लिखना चाहिए था, लेकिन आप पॉजिटिव कैटलिस्ट मान के उसको आंसर देना पड़ेगा। वैसे उसका आंसर सी भी देना चाहिए था। तो वैसे ऐसे आते हैं एग्जाम में तो ऐसे आ जाए तो आप तो एक ऑप्शन लगाओ, सी ऑप्शन लगाओ, वो ज्यादा बेटर है। सी सही है, ठीक है। बेटा बताओ कौन सा नहीं हुआ क्वेश्चन? सर 54। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये SN2 मैकेनिज्म क्या है? SN2 अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं है ना, एक बार तुम थोड़ा पढ़ लोगे। एक्चुअली सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ना, और जो ग्राफ बनता है SN2 का वो इस तरीके से ग्राफ आता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे क्या बनता है, जैसे मान लो आपका ROH बनेगा, है ना। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो इस तरीके से बनती है, ध्यान से समझना। OH RX, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ठीक है, यस सर। जब ये ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी तो सिंपल इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? कितना आंसर दे रहा है इसका? सर आंसर सर देखो 9।
चेक करो। क्योंकि ये कैसा है, यदि आप यदि इसको बेल अपना माइक बंद करो बेटा, स्लो कर लो या फिर। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। SN2 जो रिएक्शन होती है एक्चुअली इसको बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये कैसा होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ध्यान समझना, ठीक है। और जब इसमें क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है, इन्वर्जन होता है। अभी आप पढ़ोगे, मैं जब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ाऊंगा तब सिंपल आपका ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है पहले स्टेप में, ठीक है। और फिर आपका क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट है, और फिर इसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब बस सिंपल आपको क्या लिखना है, परसेंट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, कितना रिएक्ट करेगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, बताओ कैसे निकालोगे। सर रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, और हाँ सिंपल वैल्यू रखो, सर लेकिन बस ऐड कर दो उसमें जो एल्का हैलाइड का है। सिंपल जो आप जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे परसेंट, तो कैसे निकालोगे, जो आपको दिया हुआ है कितना दिया, 4.7 इंटू, बोलो भाई, -5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू ये तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ना। OH नेगेटिव एक्चुअली ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल। एक्चुअली जो वैल्यू आती है इसकी वो R = K न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। सर इसके प्लस में भी है अभी। हाँ सुनो तो अभी बता, हाँ बोलो फिर आगे इसके बाद। यस सर, प्लस 2.4 इंटू 10 की पावर -5। बस इसको सॉल्व करना, हो गया सॉल्व। सर ये प्लस में दे रखा है, सॉल्व कैसे करेंगे उसे। सॉल्व कैसे करेंगे, तुम्हें सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। यस सर। सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे, है ना। नो सर। क्या आ रही तुम्हारी वैल्यू, क्या आ रही बताना। 4.7 सर क्या किसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताओ। सर आंसर 1.9। 1.9। एक इस तरीके क्वेश्चन और है, 1.9 है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, उसका आंसर शायद आई थिंक 9 था, इस तरीके से ही था, सिंपल सॉल्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर दो बस इसको सिंपल। सर लेकिन वो जो सेकंड वाला प्लस में दे रखा है उसके मल्टीप्लाई में सिर्फ RX की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो क्या हुआ, सिंपल आप इसी तरीके इसको सॉल्व करो। 4.7 इंटू 10 टू दी पावर -5, इसमें कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर ये कितना होगा, क्योंकि इसमें तो RX इंटू OH माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 RX, यही दिया हुआ है ना। यस सर। एक काम करो, RX कॉमन ले लो नीचे से पूरा, 10 टू दी पावर -5 कॉमन ले लो, सॉल्व हो जाएगा बेटा। सर फिर OH नेगेटिव अंदर बच जाएगा। कैसे सर OH नेगेटिव अंदर बच जाएगा ना ब्रैकेट के, कॉमन लेने के बाद भी। OH नेगेटिव बच रहा है, तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन दिया हुआ होगा ना ऊपर, कितना दिया हुआ है। सर नहीं दिया OH, हाँ दे रखा है। 10 टू पावर कितना दिया है, यस सर -3 दिया है, रखो आंसर हो जाएगा। ओके सर, ट्राई करूंगा एक बार। अब तो हो जाएगा बेटा, सिंपल आप RX कॉमन लोगे, RX से RX कैंसिल हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन रखोगे, बस सॉल्व हो गया। ये 10 टू द पावर 2 का कितना -8 हो जाएगा, और जब -5 कॉमन ले लेना, बाहर ले लेना, और सॉल्व हो जाएगा आपका। यस सर। ठीक है, इनटू 100 जरूर करना, परसेंट पूछ रहा है। यस सर, वो तो हो जाएगा। चलो ठीक है सर। हाँ सर वो ग्राफ वाला भी बता दो एक बार, उसमें सी ऑप्शन क्यों नहीं है। बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर ग्राफ वाला बता बेटा दो। अभी मुझे काम, मेरे पेपर है, मैं तुम्हें उसका आंसर भेज दूंगा टेलीग्राम, उसी पे भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, डोंट वरी, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद 10-11।
बोलो बेटा किसको क्या प्रॉब्लम है? सर मैं कह रहा हूँ कि सर नेक्स्ट टेस्ट में सर ऑर्गेनिक डाल दोगे आप? हाँ मैं तो डाल ही रहा हूँ, जीओसी है ना। सर डाल, यस बार जीओसी डालना। क्या नाम है तुम्हारा? जीओसी में आइसोमेरिज्म भी आएगा? हाँ सब आएगा पूरा जीओसी। ओके सर। रियांशु बोल रहे हो ना? यस सर, मेरे को पता नहीं था सर। मैंने बोल दिया था पहले बेटा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं उसी हिसाब से ही डाल रहा हूँ, सारी चीजें इससे तुम लोगों को क्लियर हो सके। यस सर। ठीक है, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग।